हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। ये हम लोगों का टिग्नोमेट्रिक सीरीज का चौथा क्लास है। लेक्चर नंबर 4 है ये हमारा। ठीक है, इसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी का। ठीक है, जिसका टॉपिक का हेडिंग है सम एप्लीकेशंस ऑफ टिग्नोमेट्री। तो टिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस हम लोग देखने जा रहे हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा है, हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। हमने पढ़ा है बेसिक्स, टिग्नोमेट्री होता क्या है, रेशियोज़ पढ़े हैं कुछ, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए। और फिर हमने कुछ आइडेंटिटी पढ़ा, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये सब हमने 3 क्लासेस में कवर करा था। यहाँ पे मैं उसका लिंक यूट्यूब वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ में। आप पीडीएफ मेरे इस टेलीग्राम चैनल से अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम आपको पता ही है, इजी कॉन्सेप्ट्स। जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वहाँ पे राइट हैंड साइड लेफ़्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर अपर साइड में टेलीग्राम का लिंक रहता है, नीचे मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक रहता है, और बीच में सेंटर में पेज नंबर लिखा रहता है। तो आप लोग टेलीग्राम यहाँ से भी अवेल कर सकते हैं। और इस क्लास का लेक्चर का लिंक भी मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज पे ही प्रोवाइड कर दूँगा इस स्पेस में। ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो कुछ। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो पहला है इसमें हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, इसमें एक दो टर्म हमें समझने पड़ेंगे, जैसे कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है। ठीक है, जिसको मैं LOS लिख देता हूँ। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जिसको एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह लिख देता हूँ। और एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको मैं एंगल D लिख देता हूँ। और हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये 4 टर्म हमें समझने पड़ेंगे, तब हमें जो ये टॉपिक है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल ये ग्राउंड है मान लीजिए। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है और ये एक टावर है। ठीक, अब व्यक्ति का आँख यहाँ है, ये जो इसको टावर के ऊपर देखना है, तो ये यहाँ से सीधा में देखेगा। ठीक है, ही विल लुक इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन जो इसके आँख और इस टॉप ऑफ टावर पे या किसी पॉइंट पे जाएगी, मिलेगी। अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन आई एंड द पॉइंट विच ही वांट टू सी। ठीक है, पॉइंट ऑफ जो सी है इसका, ये जो होता है इसको हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक है, कि एकदम दिखाई दे रहा है एकदम सीधा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कभी कभी बोलते हैं क्या कि दीवार के आसपास नहीं देख सकते हैं, तो दीवार हमारे लाइन ऑफ साइट के बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही है कि सीधाई में जो दिख रहा है इसको, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट इसका। ठीक है, और ये आँख है, आँख पे हम लोग क्या करते हैं, आँख के लेवल पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू द ग्राउंड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू ग्राउंड। तो ये जो है इसको ही हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, जो लाइन पैरेलल टू ग्राउंड, जो आई जहाँ पे रेस्ट करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन HL। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है। जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है हमारा, और देखिए एंगल क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है, तो इसलिए ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि
लाइन ऑफ साइट क्या हो गया, आँख और जो पॉइंट इसको देखना है उसके बीच में एकदम स्ट्रेट लाइन, तो दैट इज़ लाइन ऑफ साइट। ठीक है, आँख जिस लेवल पे है वहाँ से अगर हम लोग ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। और हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है, अगर वो एंगल ऊपर की तरफ बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एलिवेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आँख ऊपर करके देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, अगर मान लीजिए आँख ऊपर नहीं करेगा, आँख नीचे कर देगा तो इसको तो ग्राउंड दिख जाएगा, इसका फुट दिख जाएगा, ऊपर तो नहीं दिखेगा, इसलिए आँख उठाना पड़ेगा, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यही व्यक्ति एक टावर ए पे खड़ा रहता, ठीक है, टावर ए है और यहाँ पे ही खड़ा रहता, ठीक है, इसका आँख ये है, और इसी ग्राउंड पे, ठीक है, एक टावर बी भी रहता, ठीक है, टावर बी। अब इस व्यक्ति को इस टावर बी के टॉप पे देखना है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसका लाइन ऑफ साइट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ग्राउंड से पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो आई से पास करेगा, तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब क्या है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल हमारा बनेगा, ये एंगल बना एंगल टी, दैट इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि अब देखिए इसको नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है, अपने आँख को नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है, इसलिए ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा मुझे जहाँ तक लगता है। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इतना मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट नोट करना है हमें कि अगर जब तक टिल when there is no mention about height of observer, till then we will consider eye resting on ग्राउंड इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन में जब तक ये मेंशन ना हो कि जो ऑब्जर्वर है उसका हाइट मेंशन ना हो, तब तक हम लोग मानेंगे कि जो आई है वो रेस्ट कर रहा है ग्राउंड लेवल पे। जैसे कि क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है कि अ पर्सन इज लुकिंग अ टावर दैट इज 30 मीटर फ्रॉम वेयर ही इज स्टैंडिंग एंड द टावर हाइट इज 50 मीटर, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब हम लोग क्या करना है कि इसमें क्या है, पर्सन इज लुकिंग डायरेक्ट दिया हुआ है, पर्सन का कुछ हाइट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेंगे क्या ग्राउंड पे ही उसकी आंख रखी हुई है, और ग्राउंड से ही हम लोग इस तरह करके, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम लोग यहाँ से ही थीटा निकालने का कोशिश करेंगे, एंगल थीटा ही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि अ पर्सन ऑफ हाइट 1 मीटर इज स्टैंडिंग ऑन अ पॉइंट ए, अ पर्सन ऑफ हाइट 1 मीटर इज स्टैंडिंग ऑन अ पॉइंट ए एंड इज लुकिंग एट अ टावर ऑफ 5 मीटर विच इज एट 30 is looking at a tower of height 50 meter which is at 30 meter from where he is standing। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये 1 मीटर हो गया, तो ये भी 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 49 मीटर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ दूसरा आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा थीटा डैश। तो यहाँ पे जो tan थीटा लिखेंगे, जो हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था रेशियोज, उसमें हमें पता है कि tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के अपोजिट साइड जो साइड होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई बेस क्या है 30, ये हमारा tan थीटा आ जाएगा। लेकिन इस केस में देखिए tan थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के अपोजिट साइड क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 50 डिग्री, बेस क्या हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ से जो दो वैल्यू आएंगे tan थीटा की,
वो अलग अलग आएंगे। मतलब कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो tan थीटा होगा दैट विल बी नॉट इक्वल टू tan थीटा डैश, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सक्लूसिवली मेंशन किया है कि जो पर्सन का हाइट है वो कितना है 1 मीटर। ठीक है, ये मुझे लगता है ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। हाँ ठीक है, अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो एक्सक्लूसिवली पर्सन का हाइट, तब तक हमें आई को ग्राउंड पे ही मानना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमें देखता हूँ मैं और क्या है आगे चैप्टर में। अब एग्जाम्पल से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर away from the foot of tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 डिग्री। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टावर वर्टिकली ग्राउंड के ऊपर स्टैंड कर रहा है। तो मान लीजिए ये ग्राउंड हो गया हमारा, इसके ऊपर एक टावर वर्टिकली स्टैंड कर रहा है, इसको टावर टी बोल दिया हमने। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। मान लीजिए ये फुट ऑफ टावर था, फुट था ये, यहाँ से 15 मीटर की दूरी, मान लीजिए ये 15 मीटर हो गया, यहाँ पे ये ए पॉइंट हो गया, ये 15 मीटर है, ये पॉइंट बी है। तो ठीक है, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। एलिवेशन क्या, अगर यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आँख रखेंगे तो टावर को टॉप पे देखना है हमें, तो आँख को ऊपर करना पड़ेगा। तो एंगल क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट क्या हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसके बीच का एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कितना दिया हुआ है, 60 मीटर दिया, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो अब हाइट बताना है हमें, मतलब कि हमें अब सिंपल सा अगर मैं इधर इसको करूँ तो एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा जो कि 90 डिग्री पे, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ वर्टिकली स्टैंड कर रहा है। ये 90 डिग्री, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये दिया हुआ है हमें 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 15 डिग्री, और हमें ये साइड निकालना है। तो आपको पता होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को पता है कि इसके सामने वाला साइड क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस। तो हमें रिकॉल करना है कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पी और बी का रेशियो आता है या रिलेशन आता है। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। tan 60, अब देखिए रेशियोज हमें याद होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, आप रिकॉल कीजिए। sin 60 क्या होता है, 3/√3/2, और cos 60 क्या होता है 1/2। तो tan 60 क्या आ जाएगा, इस दोनों का रेशियो, दैट विल बी √3 बी सी अपॉन ए बी कितना दिया हुआ है 15। तो बी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 15 इंटू √3। अब √3 का वैल्यू अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा तो आपको ले लेना है 1.32। तो अब बी सी क्या आ जाएगा 15 इंटू 1.732। अब क्या होता है, इसको कर लेते हैं जल्दी। 15 2 जा 30 का 0 हासिल 3, 15 3 जा 45, 3 48 हासिल मतलब कैरी 4, 15 7 जा 105, और 4 कितना हो जाएगा 109, 15 1 जा 15, और 10 20, तो 1.3 ये, और यहाँ लिख देना है बी सी में मीटर आगे। यूनिट इज़ इम्पॉर्टेंट, एक पॉइंट और है, यूनिट इज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, नहीं तो एक नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, ये आपको मेंशन कर देना है, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है तो यहाँ पे मीटर लिख के छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा है एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। पोल दिया हुआ है हमें, हाइट कितना है पोल का 5 मीटर। एक फॉल्ट हो गया है, एक पोल है जो कि 5 मीटर का है। ठीक है, यहाँ पे फॉल्ट हो गया हमें कुछ। ठीक है, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू
अंडरटेक द रिपेयर वर्क। अब मान लीजिए फॉल्ट यहाँ पे हुआ है और आदमी भी यहाँ पे ही आ जाएगा, तो फॉल्ट के तो मतलब तार के तो ऊपर चला गया वो, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा नीचे खड़ा होगा। वही दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिशियन है हमारी, वो रिपेयर वर्क कैरी आउट कर सके, उसके लिए उसको टॉप से 1.3 मीटर नीचे तक पहुंचना है। इसका मतलब उसका जो हाइट और जो हाथ ऊपर करेगी वो इस हाइट तक 1.3 मीटर नीचे रहेगी, तब वो इजीली एक्सेसिबल कर पाएगी जो भी फॉल्ट है उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, अब क्या है कि लेंथ ऑफ लैडर क्या होना चाहिए, व्हेन द लैडर इज इंक्लाइंड, लैडर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। बस बोला, अब क्या है, सीढ़ी लगाना है इसको। सीढ़ी हम लोग क्या करते हैं, इस तरह कुछ इंक्लाइंड पे लगाते हैं। ठीक है, ये इंक्लाइन का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है हमें। ठीक है, मान लीजिए अब नोटिफिकेशन ये पॉइंट मेंशन करते हैं, ए है, बी है, ये सी है। ठीक है, और ये डी है। तो हमें क्या पता है कि जो ए बी है वो क्या है 5 मीटर, जो ए डी है वो कितना है 1.3 मीटर। तो जो बी डी होगा वो क्या होगा 5 माइनस 1.3 मीटर, दैट विल बी इक्वल टू 3.7 मीटर। बी डी आ गया हमारा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लैडर का हाइट, मतलब कि हाइट ऑफ लैडर क्या है वहाँ पे, यहाँ पे वो है डी सी, ये पता करना है। अब देखिए एक ट्रायंगल, एक छोटा सा ट्रायंगल मैं यहाँ बनाऊँ फिर से, डी बी सी, जो कि ये है 3.7 मीटर, ये है 60 डिग्री। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी डी सी में हमें ये पता है और हाइट निकालना है। तो अब देखिए 60 के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनस, ये क्या है बेस। तो हमें एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें जो रिलेशन आए वो परपेंडिकुलर और हाइट के बीच में आए। तो हम क्या जानते हैं, साइन जानते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी। साइन 60 इज √3/2 इज इक्वल्स टू बी डी इज 3.7 अपॉन डी सी। सो डी सी इज इक्वल्स टू 3/7 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 2। अब आपको अगर √3 का दिया हुआ होगा वैल्यू, अगर एग्ज़ाम में टाइम है तो आप इसको कैरी कीजिएगा आगे कैलकुलेशन में, तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। नहीं तो आप लिखिए डी सी इज इक्वल्स टू 7.4 डिवाइडेड बाई 1.732 मीटर, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, जिसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 4.28 आता है। ठीक है, ये आप लिखिए आगे। ये हो गया आपका सवाल। और इसमें एक आगे और क्या था कि हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। अब हमें बोल रहा है क्या कि ये डिस्टेंस भी निकालना है, BC भी निकालना है। उसमें बोल रहा है क्या कि जब हम लोग इंक्लाइन करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि लैडर एकदम सीधा रख दें। ऐसा हो सकता है क्या कि हम लोग लैडर एकदम इस तरह कर दें, भाई तो यहाँ गिरने का चांस, ये चढ़ेगी कैसे आज, ये तो गिर ही जाएगी। तो हम लोग लैडर क्या करेंगे, एक सूटेबल पोजीशन पे रखते हैं, ताकि सूटेबल डिस्टेंस पे रखते हैं उस पोल से, ताकि हमें अच्छे से ग्रिप मिल सके। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस पे पोल से, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ पोल द लैडर शुड बी प्लेस्ड, ये पूछा है। इसका मतलब क्या है कि अब एक ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है जो कि BDC है, ये 3.7 मीटर, ये हमने निकाल लिया, ये अप्रॉक्स 2.48 मीटर आता है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि अगर हम लोग दो तरीका हो सकता है। मेथड 1 क्या हो सकता है, हम लोग जाए पाइथागोरस लगाएं कि हमें हाइपोटेनस पता है 2.48 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3.7 का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ये लगाएं, यहाँ से DC निकालें। एक मेथड ये हो सकता है, उसको भी इजी कर सकते हैं हम लोग, 2.48 का स्क्वायर माइनस 3.7 का स्क्वायर, D स्क्वायर है।
तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, 3.28 माइनस 3.7, 3.28 प्लस 3.7, ऐसा कुछ करेंगे। यहाँ से कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा हमारा मेथड 1 से। मेथड 2 क्या है हमारे पास, अब हम लोग एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो खोजें जिसमें बेस परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हो, या परपेंडिकुलर बेस या फिर हाइपोटेनस का रिलेशन हो, परपेंडिकुलर या बेस या हाइपोटेनस का रिलेशन हो। तो अगर मान लीजिए हम लोग परपेंडिकुलर बेस की तरफ जाते हैं तो tan यूज कर लेंगे। tan 60 क्या हो जाएगा, BD अपॉन DC, दैट विल बी इक्वल टू 3.7 डिवाइडेड बाई DC, दैट इज √3। तो यहाँ से आ जाएगा DC इज इक्वल्स टू 3.7 डिवाइडेड बाई √3 मीटर। ये आपका हो गया। हम लोग नहीं तो एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे कि कॉस भी यूज कर सकते थे। cos 60 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos 60 क्या होता है, 1/√2 इज इक्वल्स टू बेस क्या है DC अपॉन हाइपोटेनस क्या है 4.28। यहाँ से DC और इजीली आ गया हमारे पास, 28 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 2.14 मीटर अप्रॉक्स, लिख दीजिएगा अप्रॉक्स। ये हमारे पास और इजीली आ गया। ठीक है, अगर आपको देखना है तो अगर इसको भी देख सकते हैं हम लोग कि √3 क्या होता है 1.732। तो अगर मान लीजिए 1.7 ही लेता हूँ मैं, ठीक है, और इसको 2 से करूँगा तो ये क्या जाएगा 3.4, तो अप्रॉक्स 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो वही यहाँ पे आ रहा है। तो आप देखिए, अगर हम लोग एक अच्छे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, जिसका वैल्यू हमें पता हो, जो हम लोग अच्छे रेशियोज़ को वो टेबल हमें याद हो, तो हम लोग कितने आसानी से, कोई बच्चा अगर एग्ज़ाम में ये लिख के आएगा और कोई बच्चा उसको एग्ज़ाम में ये लिख के आएगा मान लीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है आप दोनों कॉपी चेक करेंगे तो इसमें अगर आधा नंबर कम देंगे, इसमें आधा नंबर ज़्यादा दे सकते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि ये और ज़्यादा अच्छा वैल्यू लिख के आया है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसलिए जो वो टेबल है जो लेक्चर 2 में प्रोवाइडेड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए आगे एग्जाम्पल देखता हूँ मैं क्या है, सिंपल। अब देखिए, जो मैं बात कर रहा था कि हाइट वाला, तो वही एग्जाम्पल नंबर 3 में है, हाइट वाला एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें बोल रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। अब यहाँ पे पहले ही दिया है ऑब्जर्वर का हाइट दिया हुआ है कितना, वो दिया हुआ है 1.5 मीटर टॉल। ठीक है, इट्स 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, जो 28.5 मीटर क्या है चिमनी से अवे है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 45 डिग्री फ्रॉम हर आइज। ठीक है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ चिमनी, हमें हाइट ऑफ चिमनी निकालना है। बताइए, हाइट ऑफ चिमनी निकालना है। हमने तो इससे कठिन सवाल जो एग्जाम्पल नंबर ये है 2 है उसमें देख लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने उससे कठिन देख लिया, इससे एग्जाम्पल नंबर 3 से, लेकिन इसको भी देखते हैं। अब मान लीजिए पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी बिल्डिंग क्या होता है एकदम स्ट्रेट होता है, ये ग्राउंड है तो ये चिमनी है हमारा, चिमनी। ठीक है, इसको मान लीजिए ए, इसको बी बोल देते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये 28.5 मीटर अवे खड़ा है, यहाँ से पॉइंट सी है, ये 28.5 मीटर मान लेते हैं अवे खड़ा है। ठीक है, अब इसका हाइट कितना दिया हुआ है, इसका खुद का हाइट 1.5 मीटर दिया हुआ है। ये हाइट निकालना है हमें, ये 1.5 मीटर खुद दिया हुआ है। और देखिए, एक आदमी है सपोज, इसका टोटल लेंथ कितना है 1.5 मीटर, इसकी आँख यहाँ पे होगी, तो ये जो हाइट है वो नेग्लिजिबल है। इसलिए जो भी ऑब्जर्वर का जो हाइट दिया रहता है वो हम लोग मान लेते हैं कि आँख भी उतने ही हाइट पे है। ठीक है, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन आई एंड द टॉप ऑफ द हेड इज़ वेरी नेग्लिजिबल, इसलिए हम लोग उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया 1.5, हम लोग मान लेंगे 1.5 पे ही आँख है। अब ये क्या है, आँख से ऊपर की तरफ देख रहा है चिमनी के टॉप पे, और एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, आप बताइए। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि ग्राउंड के पैरेलल है, और एंगल क्या बन रहा है लाइन ऑफ साइट से ऊपर बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ये कितना है 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस रेक्टेंगल में हमें ये पता है कि ये कितना है 1.5 आ जाएगा,
इसको डी मेंशन कर देता हूँ मैं, इसको ई मेंशन कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, बी डी कितना हो जाएगा 1.5, इसी की तरह सी के बराबर हो जाएगा। और जो डी ई है वो बी सी के बराबर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। अब देखिए ट्रायंगल हमारा बन गया क्या, ट्रायंगल ए ई डी बन गया हमारा। ये कितना है 45 डिग्री, ये 28.5 है, ये हमारा ई है, ये हमारा डी है और ये हमारा ए है। अब ऐसा रेशियो बताना है हमें, लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें ये हाइट ए डी परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन हो। तो ये क्या होगा, tan होगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू बी अपॉन पी, दैट इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए डी। tan 45 होता है 1, दैट इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन 28.5। तो यहाँ से आ जाएगा ए डी का वैल्यू कितना आ गया 28.5 मीटर। पर यहाँ पे हमें सवाल नहीं छोड़ना है, इसमें क्या पूछा, हाइट ऑफ चिमनी। हाइट ऑफ चिमनी क्या है, चिमनी तो पूरा ही है, हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी क्या है वो ए बी है, जो कि बराबर होगा ए डी प्लस डी वी के। हमें तो अभी आधा ही पार्ट पता चला है, ए डी 28.5 प्लस डी वी कितना था इस ट्रायंगल, इस रेक्टेंगल में, ये जो रेक्टेंगल बना उसमें डी वी कितना था 1.5 मीटर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 30 मीटर। अब ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट था जो आपको बता दिया मैंने, क्या कि हमें जो हाइट ऑफ ऑब्जर्वर दिया हुआ है उतना ही पे आई ले लेना है, क्योंकि गैप जो होता है टॉप ऑफ हेड और आई के बीच में वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, और जब तक मेंशन ना हो एक्सक्लूसिवली हाइट ऑफ ऑब्जर्वर के बारे में, तब तक हमें आई को ग्राउंड पे ही लेना है। ठीक है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, आप इसको ध्यान में रखें। अगर ऑब्जर्वर का हाइट मेंशन है तो हमें ऑब्जर्वर खड़ा करना पड़ेगा उतने डिस्टेंस का। ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू अ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 मीटर। ये सिंपल सा है, एक ग्राउंड पे पॉइंट पी है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है उसका कितना दिया हुआ है 30। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज फ्रॉम पी इज 45। अब यहाँ से एक तिरंगा, मान लीजिए एक तिरंगा यहाँ पे लहराया जा रहा है, ठीक है, और बोल रहा है यहाँ से जब हम लोग इस तिरंगे के टॉप पे देख रहे हैं तो ये एंगल जो आ रहा है हमारा ये 45 डिग्री आ रहा है। ये पी था, क्यू आर, और इस पॉइंट को एस ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, मतलब कि एस आर हम लोगों को फाइंड करना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी, और पी क्यू भी फाइंड करना है। अब आप बताइए इजी है, हो जाएगा कि नहीं होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे, पहले पी क्यू ही फाइंड कर लेते हैं हम लोग। जो पी क्यू है हमारा, जो ट्रायंगल बनेगा हमारा, देखिए कुछ हमारा इस तरह का ट्रायंगल बना है जो है पी क्यू आर एस। ये हाइट दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है 30 और ये दिया हुआ है 45, पूरा है 45। ठीक है, अब जो ट्रायंगल है छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल में हमें क्या पता करना है, बेस दिया परपेंडिकुलर दिया हुआ है 30 के रिस्पेक्ट में और बेस नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम लोग tan 30 लिखें और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आर क्यू अपॉन बेस पी क्यू, ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन पी क्यू, अननोन है। 30 हम लोगों को पता है क्या होता है 30, बताइए 1/√3 इज इक्वल्स टू 10 इंटू पी क्यू। पी क्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 10 इंटू √3 मीटर। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो √3 का वैल्यू हम लोगों को पता है 1.732, तो यहाँ से आ जाएगा 17.32 मीटर। ये हो गया हमारा पी क्यू। ठीक है, अब देखिए, अब हमें एक ट्रायंगल है
जो बड़ा वाला ट्रायंगल है हमारा, SQR, SQP, ये हमारे कितना आ गया 10√3, ठीक है। ये 45 दिया हुआ है, देखिए बड़े वाले एंगल, पूरा बड़ा वाला एंगल कितना है 45 है, लाइन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, ये P अननोन है, बेस नोन है, तो हमें फिर से 10/45 लगा देंगे यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा SQ अपॉन PQ, ये क्या हो जाएगा P अपॉन 10√3। 10/45 क्या होता है 1 होता है, तो SQ कितना हो जाएगा 10√3। मैं इसलिए इतनी आसानी से पता कर पा रहा हूँ कि कौन सा एंगल हमें लेना है, क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की फॉर्मूला पूरी तरह याद है, कि अगर रिलेशन भी याद है कि अगर हमें बेस दिया एंगल के रिस्पेक्ट में बेस, सबसे पहले हमें पहचानना है कि अगर कोई एंगल है उसके रिस्पेक्ट में हम लोगों को क्या क्या पता है। क्या हमें हाइपोटेनस पता है, क्या हमें परपेंडिकुलर पता है, या हमें बेस पता है। अगर हमें एंगल पता है और परपेंडिकुलर पता है तो हम लोग tan की तरफ जाएंगे। अगर हमें मान लीजिए एंगल, परपेंडिकुलर, बेस और हाइट, अगर हमें एंगल पता है, परपेंडिकुलर पता है और ये अननोन है, तो इसके लिए हम लोग tan लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें एंगल पता है, परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस निकालना है, तो इसके लिए हम लोग साइन लगा सकते हैं। अगर एंगल पता है, बेस पता है और हाइपोटेनस निकालना है, तो इसके लिए हम लोग कॉस लगा सकते हैं, थीटा, ठीक है। उसी तरह अगर हमें मान लीजिए एंगल पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस पता है, तो फिर से हम tan लगाएंगे। साइन कब लगाएंगे, अगर एंगल पता है, परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनस पता है। कॉस कब लगाएंगे, जब हमें एंगल पता है, बेस निकालना है और हाइपोटेनस पता है, ठीक है, तब लगाएंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप देखिए कि आपको अगर याद रहेगा तो तुरंत अगर मान लीजिए अगर हमें एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन पूछा है और हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो भाई हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे, फिर उसके बाद करेंगे, नहीं, हम लोग डायरेक्ट tan लगाएंगे। वैसे ही अगर साइन थीटा निकालना है, हमें एंगल अननोन है, अगर हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है तो हम लोग डायरेक्ट एंगल निकाल लेंगे। कॉस में एंगल निकालना है अगर, तो अगर हम लोग बेस और हाइपोटेनस पता है तो डायरेक्ट हम लोग कॉस लगा देंगे, ठीक है। तो ये आप देख भी सकते हैं समझने के लिए कहाँ पे हम लोगों को क्या लगाना है। मैंने एक टेबल भी आप लोगों के लिए बना दिया है, बहुत ही सिंपल सा टेबल है, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए, जब तक प्रैक्टिस से नहीं आता है तब तक आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को कंटिन्यू करते हैं फिर से। तो हमें क्या हुआ कि अब हमें SQ भी पता चल गया, मतलब कि अब हमें यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पता है 10√3 है, ये पता है। तो SR कितना होगा, SR इज व्हाट, SQ माइनस RQ। SQ कितना है 10√3 माइनस 10 कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1, दैट विल बी 10 इंटू 0.732, दैट विल बी 7.32 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने पहले PQ निकाल लिया, SQ निकाला और फिर SR निकाला, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, शैडो वाला देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है जो, ठीक है। एग्जाम्पल 6, 7, बस 2-3 एग्जाम्पल और बाकी हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या बोलता है, अ शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड लेवल इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्ग व्हेन द सन्स लैटिट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री। अब मान लीजिए सपोज एक टावर है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ सन है, एक मिनट इसको थोड़ा सा
ठीक है, सन यहाँ है और एक बार सन यहाँ है, ठीक है। जब सन यहाँ होगा, ठीक, तो जो यहाँ से रे निकलेगी, और जब सन यहाँ होगा और जब यहाँ से रे निकलेगी, ठीक है। ये हमारा टावर था, ये सन का पोजीशन 2 है, ये सन का पोजीशन 1 है। अब बताइए कौन सा एंगल बड़ा है, क्या एंगल थीटा बड़ा है या अल्फा बड़ा है हॉरिजॉन्टल से। जब सन हाइट पे होता है, मान लीजिए अगर सन यहाँ पे होता एकदम इसके टॉप पे, तो सन शैडो क्या होता, शैडो तो कुछ बनता नहीं, मतलब कि 90, अगर बनता भी तो यहीं पे बन जाता, मतलब कि 90 डिग्री पे ही हो जाता वो। लेकिन सन इधर मूव कर रहा है मान लीजिए, ठीक है, सन अगर इधर मूव किया तो ये एंगल जो है ये बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू इस एंगल से, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, फिर इस पोजीशन पे आया, पोजीशन नंबर S0 से S1 पे जब आया तब इसका एंगल कुछ घटा, फिर S1 से जो S2 पे आएगा फिर उसका एंगल कुछ घटेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो शैडो कास्ट कर रहा है सन टावर का, वो 40 मीटर बड़ा है जब कंपेयर करते हैं जब वो S1 पे था और S2 पे था। इसका मतलब क्या है, जब ये S1 पे था इसका एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, जब वो S2 पे था उसका एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। जब सन S1 पे था तब वो इतना बड़ा शैडो कास्ट कर रहा था, ठीक है, इतना बड़ा शैडो कास्ट कर रहा था, B और C जितना बड़ा। लेकिन जब वो S2 पे गया तब वो BC से BD तक का शैडो कास्ट करने लगा, ठीक है, इतना बड़ा शैडो कास्ट कर रहा है जब वो S2 पे, एट S2, और BC क्या है, एट S1। और बोल रहा है जो इस दोनों के बीच का डिफरेंस है लेंथ में, द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ शैडोज at position of sun at S1 and S2 is 40 मीटर। मतलब कि इस दोनों के बीच के, इस दोनों जो शैडो का जो लेंथ है उसका जो डिफरेंस है वो 40 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो BD है माइनस BC है वो कितना है, 40 मीटर, जो कि किसके बराबर हो जाएगा आप बताइए, जो कि बराबर हो जाएगा CD के। इसका मतलब CD का जो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 40 मीटर। अब हमसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ टावर क्या होगा भाई, हाइट ऑफ टावर क्या होगा। तो अब देखिए ये सिंपल सा है क्वेश्चन। अब मैं इसको सिंपल सा एक एग्जाम ये बना लूँ डायग्राम। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये 40 मीटर है। हमें हाइट निकालना है, ये परपेंडिकुलर निकालना है हमें, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर हमें निकालना है। ये 60 दिया हुआ है और ये 30 दिया हुआ है, ठीक है। अभी हमारे पास और कुछ नहीं जानकारी, हम लोग क्या करेंगे, लेट BC इज इक्वल्स टू x मीटर, इसको x मीटर मान लेते हैं हम लोग, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, इस एंगल के परपेंडिकुलर, और ये बेस है, फिर परपेंडिकुलर 30 के रिस्पेक्ट में निकालना है हमें, और बेस पता है हमें। तो हम लोग क्या लगाएंगे, एंगल पता है, एंगल पता है और बेस पता है, और परपेंडिकुलर अननोन है। हमारा क्या अननोन है, परपेंडिकुलर अननोन है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। तो इसमें 2 बार tan थीटा लगेगा। तो पहली बार लगाते हैं, जो tan 60 डिग्री है वो क्या हो जाएगा, P/x। तो यहाँ से x का वैल्यू, यहाँ से tan 30 क्या हो जाता है, tan 60 हो जाता है √3/P/x। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, P/√3, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं अभी, क्योंकि x भी अननोन है हमारे पास। फिर आ जाते हैं tan 30 लगाते हैं, tan 30 क्या आ जाएगा, P/, ये पूरा बेस हो जाएगा इसके लिए, तो ये हो जाएगा 40 + x, ठीक है। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3P = 40 + x
एक्स का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये। देन पुट x फ्रॉम 1 इन 2, तो √3p इज इक्वल्स टू 40 प्लस p बाई √3। अब p को कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 बाई √3 इज इक्वल्स टू 40। ये हो जाएगा p इंटू 3 माइनस 1 बाई √3 इंटू 40। ये हो जाएगा p इंटू 2 बाई √3 इंटू 40। तो 2 से 40 चला गया 20, तो p कितना आ जाएगा हमारा 20√3, that will be 20 into 1.732, that will be equals to 6434, means p will be 34.64 मीटर। यूनिट इम्पॉर्टेंट है, यूनिट पे ध्यान रखना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या समझा, सबसे पहले कौन सा एंगल 30 होगा, कौन सा 60 होगा। देखिए अगर आप एंगल में गलती कर देते तो आपका सवाल गलती हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए बोला। अगर सर के ऊपर, टावर के ठीक ऊपर, मतलब कि एट नून 12 नून नेट अगर सन रहता तो उसका शैडो उसी पॉइंट पे कास्ट हो जाता, ठीक है, उसी पॉइंट पे कास्ट हो जाता। लेकिन सन जैसे जैसे मूव कर रहा है उसका शैडो का लंबाई बढ़ता जाएगा। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, दोपहर में एकदम पैर के नीचे ही, आदमी के नीचे ही शैडो कास्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे शाम आती है, शाम ढलती है, तो वैसे वैसे शैडो की लंबाई बढ़ती रहती है, ठीक है, क्योंकि सन हमारे हॉरिजॉन की तरफ मूव करते रहता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये तो हमारा कैलकुलेशन है, इसके लिए मैंने ये टेबल दिया था, यहाँ से हमने देखा कि एंगल और बेस दिया हुआ है, एंगल और बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे, ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये आपका पूरा फिर यहाँ पे हमने सॉल्यूशंस देखा। पहले हमने एक ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल कंसीडर करा, ट्रायंगल BAC कंसीडर करा tan 60 निकालने के लिए। फिर ट्रायंगल BAD कंसीडर करा, tan 30 लगाया। यहाँ पे 2 अननोन थे, 2 इक्वेशन थे और सॉल्व कर लिया, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 6 पे। अब अभी तक एंगल ऑफ एलिवेशन ही देख रहे थे हम लोग, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ही देख रहे थे। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं, 1-2 एग्जाम्पल उनके। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग इज 30 एंड 45। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक बड़ा सा बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, यहाँ पे एक दूसरा बिल्डिंग है 8 मीटर टॉल है, ये हमें 8 मीटर दिया। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे अभी देखिए कुछ हाइट ऑफ ऑब्जर्वर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेंगे आई इज प्लेस्ड एट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन ओनली, ठीक है। यहाँ से बोल रहा है कि एक बार जब इसके टॉप को देख रहे हैं और एक बार जब इसके बॉटम को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो 30 और 45 डिग्री है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको डी और इसको ई। तो ये जो पॉइंट है बी ई इज इक्वल्स टू सी डी, ये भी 8 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता होगा एक प्रॉपर्टी पैरेलल लाइंस की, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, पैरेलल टू ग्राउंड। ये लाइन जो हमने ईडी ड्रॉ किया वो भी पैरेलल टू ग्राउंड है, तो ये तीनों लाइन पैरेलल टू ग्राउंड हो गया। तो इसमें जब हम लोग अल्टरनेट एंगल लगाएंगे पैरेलल लाइंस की थ्योरम कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल इन पैरेलल लाइंस, तो जो ये एंगल है, मैं दूसरा कलर ले लूँ, जो ये एंगल है, ये एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इस एंगल के बीच में और इस एंगल, ये भी कितना हो जाएगा, 30। सिमिलरली
सिमिलरली जो ये लाइन है और ये इसका आ गया ट्रांसेक्ट और ये हॉरिजॉन्टल, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि दो ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसेक्ट है उसका, और ये फिर ये पैरेलल लाइन है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बात। तो सिंपल सा बात है कि 1 2 3 पैरेलल लाइन है, एक ट्रांजेक्ट ये है और दूसरा ट्रांसेक्ट ये है। एक मिनट, कुछ मैंने अच्छा से नहीं करा। ठीक है, एक ट्रांजेक्ट ये है, यहाँ पे एक हाइट दिया हुआ है और ये एक ट्रांसेक्ट ये है। ठीक, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। सिंपल सा बात है। ठीक है, ये हाइट दिया हुआ हमें 8, ये दिया हुआ है 8 हो गया। अब हमें क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग, मतलब कि हमें ए बी फाइंड करना है। ए बी क्या है, ए ई प्लस ई बी। ई बी तो हमें पता है 8 है, सिंपली हमें ए ई फाइंड करना है एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग दैट इज़ बी सी फाइंड करना है। तो हमारा मोटो क्या होगा, मोटो है हमारा ए ई फाइंड करना और बी सी फाइंड करना, यही हमारा मोटो है। अभी एक चीज़ गौर कीजिए, जो हमारा बी सी है, ए बी सी डी और ई, तो बी सी हमें नहीं पता है, ना ही ए ई पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक को एक्स लेट कर लेंगे। तो हम लोग लेट कर लेते हैं बी सी को एक्स मीटर। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल बी सी अगर एक्स हो गया तो हम लोग देख रहे हैं बी सी इज इक्वल्स टू क्या है, डी ई है, वो भी एक्स हो जाएगा, एक्स मीटर। अब आते हैं, अब ट्रायंगल ए बी सी में आते हैं अगर, तो हमें देखिए एंगल पता है, एंगल नोन, बेस इज़ नोन जो कि हम लोग एक्स लेट कर लिए हैं, और हमें परपेंडिकुलर जो बी ई है वो अननोन है। तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा लगाएंगे, tan लगाएंगे। tan 45 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, दैट इज़ 1 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन एक्स, दैट इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब आते हैं ट्रायंगल ए ई डी में। ट्रायंगल ए डी में हमें क्या पता है, एंगल पता है भाई, एंगल पता है, हाँ पता है भाई, कितना 30 डिग्री एक। क्या हमें बेस पता है जो कि डी है, हाँ पता है, एक्स लेट किया है हमने, और ए ई जो कि परपेंडिकुलर है वो अननोन है। तो हमें देखिए एंगल पता है, बेस पता है और परपेंडिकुलर अननोन है, तो हम लोग क्या लगाएंगे फिर से, tan 30 इज इक्वल्स टू बेस जो कि अननोन है, परपेंडिकुलर जो कि अननोन है, और बेस क्या एक्स लेट किया है, तो यहाँ से p क्या आ जाएगा, x इंटू tan 30 कितना होता है 1/√3, तो p आ गया यहाँ से x/√3। ठीक है, ये हमारा p था, मतलब कि a ही था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या पता था, हमें पता है कि जो ए बी है दैट इज़ p प्लस 8 जो कि किसके बराबर है, x के बराबर है। p का वैल्यू क्या है, x/√3 प्लस 8 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x -1 1/√3 इज इक्वल्स टू 8। यहाँ से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा आपको √3 - 1 इज इक्वल्स टू 8√3। ये आपका आ जाएगा x क्या आ जाएगा, 8√3 डिवाइडेड बाई √3 - 1 मीटर। अगर x पता चल गया दैट मीन्स कि हमें फुट, द डिस्टेंस बिटवीन टू फुट पता चल गया है। ठीक है, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो रेशनलाइज कर लीजिए। 8√3 है, यहाँ पे √3 + 1 और √3 - 1 और √3 + 1, तो ये क्या बन गया नीचे डिनोमिनेटर में, a - b a + b, मतलब a² - b² का फॉर्मूला, √3 इंटू √3 + 1, a² - b² मतलब √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, दैट इज 3 - 1 2 का 2,
इंटू रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, तो ये यहाँ से कट जाएगा 4, तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स का, एक्स रूट थ्री इंटू रूट थ्री प्लस वन मीटर। मीटर लिखना ज़रूरी है, ठीक है। एक्स आ गया, तो एक्स किसके बराबर था भाई हमारा, एक्स ही ए बी के बराबर भी था, ठीक है। ए बी क्या है, हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग, तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा, ए बी भी हो जाएगा ए रूट थ्री प्लस वन मीटर, सिंपल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल, फिर आज का लेक्चर अंत होगा। आप लोग इसके बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं आराम से। इसमें सिंपल सा दिया हुआ है कि एक बीच से नदी जा रही है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द बैंक्स ऑफ द अपोजिट साइड्स आर 30 एंड 45 डिग्री। ये रिवर है मान लीजिए, ठीक है। ये एक इस तरह का ब्रिज आपको समझाने के लिए, ठीक है। मान लीजिए ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है हमारा, ये रिवर है हमारा, ठीक। इसके ऊपर ऐसा ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, ये ब्रिज बना हुआ है हमारा, ठीक है। इस पॉइंट पे हम लोग ब्रिज के ऊपर पी पॉइंट ले लेते हैं, कुछ अननोन। यहाँ से देखिए अभी यहाँ पे भी हाइट ऑफ ऑब्जर्वर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट ब्रिज पे ही पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लेंगे, ठीक है। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राउंड के रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ से बोला हुआ एक पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री, एक पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन द हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल जो कि बिलो हो उसको हॉरिजॉन्टल ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। यहाँ से लाइन ऑफ साइट देखिए नीचे की तरफ है और हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ये एंगल डिप्रेशन हो गया। अब सिंपली देखें अगर सिंप्लीफाइड इमेज में, तो ये पी पॉइंट था, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे आया जो कि ये 45 डिग्री बना रहा है, और यहाँ से एक पॉइंट ये आया जो कि 30 डिग्री बना रहा है। तो आप अगर देखें, अगर यहाँ पे हम लोग एक इस तरह करते हैं, और क्या दिया हुआ है देख लेता हूँ, हाइट भी दिया हुआ है 3 मीटर, मतलब कि जो ये हाइट है ये 3 मीटर दिया हुआ है ब्रिज और रिवर के बीच में, तो ये 3 दिया हुआ है हमारे पास। अब देखिए ये और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसेक्ट है, तो ये एंगल 45 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब आप ही बताइए ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर एस, अब देखिए आपको पता होगा ये एंगल दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो ये निकाल सकते हैं आप। क्या लगाएंगे, अगर हमें एंगल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमें बेस निकालना है, तो कौन सा रेशियो लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो tan लगाएंगे सर। हाँ tan आ गया, तो tan 45 इज इक्वल्स टू एस पी डिवाइडेड बाई एस क्यू, 1 इज इक्वल्स टू एस पी कितना है 3 अपॉन एस क्यू, तो एस क्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 3 मीटर, ठीक। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी एस आर में देखिए, ठीक है। इसमें क्या एंगल दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, एंगल के सामने और एंगल के अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ, बेस अननोन है, ठीक है। तो हम लोग क्या लगाएंगे फिर से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा, tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज एस पी अपॉन बेस एस आर, तो tan 30 1/√3 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन एस आर, सो एस आर विल बी 3√3 मीटर। अब क्या क्वेश्चन में क्या था कि विड्थ ऑफ रिवर क्या है, विड्थ ऑफ रिवर क्या है, यही है विड्थ ऑफ रिवर, ये पी था, ये क्यू था, ये आर था, ये एस था, पी क्यू आर एस। तो विड्थ ऑफ रिवर क्या था हमारा, ऑफ रिवर क्यू आर दैट इज इक्वल्स टू क्यू एस प्लस एस आर, ठीक है। तो क्यू एस कितना आ गया 3, एस आर कितना आ गया 3√3, तो आंसर कितना आ गया 3
1 + √3 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, QR इज इक्वल्स टू 3 × 1 + 1.732 मीटर। ये क्या हो गया, 2.732 मीटर। ये कितना हो गया, 8.164 मीटर। ये हो गया अपना आंसर QR। तो बस इसी के साथ आपका जो भी एग्जाम्पल था वो सारा मैंने करा दिया। अगर जो जब भी होता है एग्ज़ाम में, अगर आपके पास टाइम होता है तो आप प्लीज़ यहाँ तक लिखें, ठीक है, ना कि यहाँ पे छोड़ें, ठीक है। अगर टाइम बचता है आपके पास तो आगे 1-2 स्टेप करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है, ताकि लगे कि मैथ्स का एग्ज़ाम है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, ठीक है। ये इम्पैक्ट डालता है कई बार, ठीक है। अगर टाइम नहीं बचता है तो अब आप यहाँ छोड़ सकते हैं, टाइम बचता है तो आप कोशिश करें यहाँ तक करने का। अब मुझे लगता है कि आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्सरसाइज 9.1 आप आराम से कर सकते हैं। इसमें कुछ सवाल हैं जो मैं आपको बता दूं, जैसे कि 2 है। 2 में बोल रहा है एक पेड़ है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म and broken part bends so that the top of the tree touches the ground and making an angle of 30 डिग्री। यहाँ देखिए, अब हमने कई बार देखा होगा कि जो ट्री होता है, ठीक है, कई बार आंधी तूफान में जो ट्री होता है वो टूट जाता है। जब टूट जाता है तो वो क्या होगा कि ये ट्री ऐसा खड़ा रहेगा और यहाँ से वो बैंड हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे बैंड हो जाता है ज़मीन पे, ठीक है। वही बोल रहा है एक ट्री था जो कि स्टॉर्म में टूट गया और द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द जो एंगल है, सो दैट द टॉप पार्ट ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। जो टॉप पार्ट है, ये जो टॉप पार्ट है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो ये ट्री है और जो यहाँ टच कर रहा है ये 8 मीटर है। द डिस्टेंस हो गया, द हाइट ऑफ ट्री निकालना है हमें। अब आप बताइए कि अगर मैं इसको लाइन ग्राफ में लाइन डायग्राम बनाऊँ तो एक ट्री था, एक मिनट फिर से अच्छा से बनाता हूँ। एक ट्री था इतना बड़ा एक्चुअल में, ठीक है, A-B ये ट्री था। जब तूफान आया तो यहाँ से ये टूट गया C पॉइंट से, और जो B पॉइंट है वो ज़मीन पे यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये अब इमेजिनरी हो गया हमारा, यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। और जो बोल रहा है A और B के बीच में 8 मीटर है और ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। तो बोल रहा है हाइट ऑफ ट्री क्या होगा। तो हाइट ऑफ ट्री जो है वो क्या है एक्चुअल में, AB, जो कि किसके बराबर हो गया, AC प्लस CB के बराबर हो गया, इसके और इसके बराबर है। यही हाइट तो टूट के यहाँ पे आया है, ठीक है। अब देखिए आपके पास एंगल है, आपके पास एंगल है, बेस है। तो सबसे पहले CE क्या है, इसका परपेंडिकुलर, और हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan लगाएंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू CA अपॉन AB, दैट इज 1/√3 डिवाइडेड बाई CA इज P अपॉन √3 इज 8 हो गया AB। यहाँ से P कितना आ जाएगा, 8/√3, मीटर, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये कितना हो गया, 8/√3 मीटर। अब देखिए एक दूसरा है कि आपके पास एंगल भी है, बेस भी है, और आपको हाइपोटेनस निकालना है। तो आप कौन सा निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस का। cos 30 इज इक्वल्स टू बेस, दैट बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा, AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है, CB। क्योंकि ये तो 90 डिग्री ही रहेगा, ये पेड़ सीधा खड़ा है। तो AB कितना है, 8 है, CB क्या है हमें नहीं पता है,
ठीक है। तो cos 30 कितना बराबर होता है, cos 30 होता है क्या, √3/2। तो सी बी क्या आ जाएगा, 16/√3, यहाँ से 16/√3 सी बी मीटर में। तो अब हाइट कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री ए सी कितना था, ये था हमारा ए सी 8√3 और सी बी कितना है 16√3। तो क्या हो जाएगा ये 24√3, 24 डिवाइडेड बाई √3। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो 8√3 इसका आंसर हो जाएगा ट्री का। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, जो मुझे लग रहा था इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया। स्लैक का मतलब होता है कि मान लीजिए हम लोग पतंग उड़ाते हैं, एक एग्जांपल नंबर 5 है जिसमें हम लोग स्लैक टर्म का यूज किया गया है। स्लैक क्या होता है, अगर हम लोग पतंग उड़ा रहे हैं, अगर स्ट्रिंग एकदम टाइट है, ठीक है, ये काइट है हमारा, पतंग है, ठीक है, स्ट्रिंग एकदम टाइट है, तो क्या होगा इसमें, स्ट्रिंग अगर टाइट है इसको बोलते हैं नो स्लैक। अगर स्ट्रिंग टाइट नहीं है, अगर पतंग कुछ इस तरह उड़ रहा है, जब ढील देते हैं हम लोग मान लीजिए, या फिर शुरुआती दौर में, तब क्या होता है, ये टाइट नहीं होता, इसको बोलते हैं स्लैक है इसमें स्ट्रिंग में। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। और मैं जितना भी मैंने अभी बताया वो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो भी मैंने कहा है कि आपको लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो का भी यहाँ पे लिंक रहेगा। ठीक है, प्रीवियस क्लास का भी लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर ही दूँगा आपके साथ PDF में। ठीक है, गुड बाय। और आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत लगती है इसलिए सब्सक्राइब कर दें और आपको कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट करें, कंटेंट के बारे में कैसा है। ठीक है, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।